मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शायद राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार इस देश की जो न्याय प्रणाली है उसको उसका बल न केवल याद दिलाया, बल्कि वो उस चक्रव्यूह का जिक्र भी कर रही हैं जिसमें न्याय की दरकार वाला एक आम आदमी कैसे फंसता है, उलझता है। वो खुद से सवाल कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझे पता नहीं है कि अगर किसी प्रकार का कोई कंटेम्प्ट या कोई चीज़ होती है उसके बाद क्या जो व्यक्ति है न्याय चाहने वाला, क्या फिर से वो ABCD पढ़ेगा, फिर से 20 साल तक वो संघर्ष करता रहेगा? ये प्रश्न उन्होंने छोड़ दिया है। न्यायिक व्यवस्था के लिए, न्यायपालिका के लिए, एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए ये एक प्रश्न छोड़ दिया है और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जी का जो ये संबोधन है, इससे मैं आज के मंथन को कनेक्ट करूंगा और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो न्याय की दरकार के लिए महिला, इस देश की बेटियां, असाधारण बेटियां लगातार संघर्ष करती रहीं, सुप्रीम कोर्ट भी गई, उनका मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन उनको अब तक राहत नहीं मिली। कितने साल, कितने दिनों तक उन्हें सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा? कितने दिनों तक उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? अपने मेडल गंगा में बहाने पड़ेंगे, सामाजिक संगठनों के पास जाना पड़ेगा? कब तक सरकारों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, विपक्ष के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा? ये कब तक चलेगा? यही सवाल तो राष्ट्रपति जी उठा रही हैं, यही सवाल उनका वाजिब भी है। और शायद राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली बार, जो लोग उनके बारे में कोई भ्रम रखते हों, उनका भ्रम उन्होंने दूर कर दिया है कि वो एक अलग तरीके के राष्ट्रपति हैं। वक्त आने पर, वक्त का इंतजार वो करती रहती हैं और वक्त आने पर वो बातें कहती हैं और बड़ी सख्ती से कहती हैं। अभी जो उनको आपने सुना, उन्होंने एक तरीके से भारत की न्याय प्रणाली को, न्याय व्यवस्था को, सिस्टम को, तंत्र को आईना दिखाने की कोशिश की है। और एक आईना राष्ट्रपति ने दिखाया और एक आईना वो ओलंपिक बेटियां भी, सिस्टम, सरकार, न्याय प्रणाली, सबको दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मंथन में आज हम इसी मुद्दे को फिर से लेकर आए हैं। इस बीच सामाजिक संगठनों ने, खाप के चौधरियों ने, किसानों ने, नौजवानों, इन लोगों ने एक तरीके से बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हिम्मत की है और एक तरीके से ऐलान कर दिया है। खाप चौधरियों ने तो यहाँ आज साफ साफ कह दिया कि वो अब बेटियों को न्याय दिलाने बिना या न्याय दिलाए बिना वो अब बैठने वाले नहीं हैं चैन से। दंगल एक तरीके से अब, ये चाहे सरकार और पहलवानों के बीच का दंगल मान लीजिए, या ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनके और पहलवानों के बीच दंगल मान लेना चाहिए। लेकिन जिस न्याय प्रणाली, जिस न्याय व्यवस्था का जिक्र
माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, वो इन दोनों के बीच में वो न्याय प्रणाली भी आती है। और सवाल यही है कि क्या नैसर्गिक न्याय मिलेगा, क्या इनकी न्याय इन्हें इन बच्चियों को मिलेगा और कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये बड़ा सवाल है आज मंथन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज पूरे देश की 28 खापों के चौधरियों ने एक पंचायत की और उस पंचायत में हुंकार भरी। ये पंचायत, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। बालियान जो सबसे सशक्त खाप है, उसके चौधरी नरेश टिकैत, उसके मुखिया और भारतीय किसान यूनियन के भी मुखिया हैं। उनके छोटे भाई राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है, उस देश के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में वो इन दिनों उभरे हैं। ये तस्वीरें हैं। खाप चौधरियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। जो पहलवान अभी तक दंगल लड़ते हैं, वो दंगल लड़कर विश्व में भारत की शान को आगे बढ़ाते रहे हैं, भारत के लिए मेडल जीतते रहे हैं, उन पहलवानों के लिए अब जंग लड़ने के लिए धरती पुत्र किसान के बेटे चौधरी आ गए हैं। कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कल यानी शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बार फिर ये खापे जुटेंगी और वहां से जो आवाज निकलेगी वो निर्णायक लड़ाई के लिए आर पार का बिगुल होगी। आज ये चौधरी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों ने इस बात को कह दिया। खापों की ताकत जो लोग समझते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और सरकारें भी इस खापों की ताकत को, उनके रसूखी हम कहेंगे, उनको अच्छी तरह जानते हैं। और ये लड़ाई उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक बढ़ती नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पंचायत के बाद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने क्या कहा, उसे जरा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कमेटी और खाप पंचायत और जो जिम्मेदार लोग हैं, सभ्यन व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी फैसला होगा उसको सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ, तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, कुरुक्षेत्र में फैसला ले जाने की बात कह रही है, कल को पंचायत है, अभी बिल्कुल पंचायत है, कुरुक्षेत्र में भी है, और जगह भी हो सकती है, तो सबका निर्णय इकट्ठा होकर भी फैसला आ सकता है, उनकी भी सलाह लेंगे। और अभी बड़ी पंचायतें नहीं बुलवा रहे हैं। 5 दिन का समय है। 5 दिन का समय है। 5 दिन के समय के बाद में जरूर पूरा निर्णय बताएंगे हम। 5 दिन का समय है, हम निर्णय बताएंगे। राकेश टिकैत इस बात को करें कि भाई हम न्याय दिलाने तक लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले। फिर मैं वहीं राष्ट्रपति जी की बात की तरफ फिर मैं जाऊंगा कि आखिर न्याय के लिए ये कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं, खापों को एकत्र क्यों होना पड़ रहा है, चौधरियों को मोर्चा क्यों लेना पड़ रहा है, किसानों नौजवानों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है, न्याय की मिल क्यों नहीं रहा। क्या कोर्ट सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता? ये सवाल भी आम नागरिक के दिमाग में है। अगर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अगर मुकदमा लिखती है दिल्ली पुलिस, तो सुप्रीम कोर्ट क्या पूछ नहीं सकता कि अब तक इस मुकदमे में क्या किया है आपने? या फिर इन महिलाओं को किसके भरोसे, इन महिला पहलवानों को, इन देश की बेटियों को किसके भरोसे छोड़ दिया गया? मुजफ्फरनगर की खाप पंचायत के बाद सबसे बड़ी खाप बालियान के मुखिया और भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता चौधरी नरेश टिकैत ने क्या कहा, वो भी सुनिए। भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, कि उन्होंने इतना अपराध कर रखा, तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दी कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सकते। नहीं ऐसा वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में करेगी दिल्ली पुलिस तो काम। दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है, पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR करा की। कल मेडल सारे आपके पास है, तो उसका निर्णय समझा जाए नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे,
तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहां से बहुत जल्दी में वहां गए। मैं कहा बहुत गलत निर्णय हो जाएगा इस तरह। तो हमने भी खैर मनाए, जो साहब थे इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल घेर दो। तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया। अब 5 दिन बाद कुछ भी हो सके, 5 दिन का। मुजफ्फरनगर में खाप चौधरी पंचायत कर रहे थे, आर पार की लड़ाई की रणनीति बना रहे थे, तो दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि ये किसके माथे का भूषण है? क्यों अब तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई अगर नहीं दोषी हैं तो आके सरकार का कोई नुमाइंदा ये बता दे कि ब्रजभूषण शरण दोषी नहीं है, सर पटकने की जरूरत अब है नहीं। क्यों नहीं कोई बताता आके? अब तक किसी ने इस बात का जिक्र किया नहीं है कि वो निर्दोष हैं। दिल्ली पुलिस आ जाए, गृह मंत्रालय का कोई आदमी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आ जाए, प्रवक्ता आ जाए, सरकार का कोई व्यक्ति आ जाए, कहे कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह पाक साहब भले आदमी हैं, ये सारे के सारी जो पहलवान बेटियां हैं ये झूठ बोल रही हैं। अभी ये भी नहीं हो रहा है। ब्रजभूषण शरण लगातार बयान दे रहे हैं, इन बेटियों का चरित्र हनन कर रहे हैं, उनकी क्षमता, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके राष्ट्र प्रेम, जो मेडल हैं उनको 15 रुपए 14 रुपए के कह के उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा वो जरा सुनिए। धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। ये फांसी पर लटकने वाला जो बयान है वो बार बार ब्रजभूषण शरण सिंह दोहरा रहे हैं। इसके इतर हरियाणा में महिलाएं, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं, जो एक आम महिलाएं हैं, वो इन पहलवानों के समर्थन में लाठियां लेकर निकल पड़ी हैं सड़क पर, और वो कह रहे हैं कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण, इस पूरे घटनाक्रम ने एक तरीके से बेटियों को लेकर जो एक नज़रिया है वो एक खराब कर रहे हैं। और कौन व्यक्ति, एक तो हरियाणा वैसे भी काफ़ी इस मामले में कंजर्वेटिव शुरू से रहा है, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें ठीक होने लगी हैं, वहाँ से बेटियां आने लगी हैं, वो भी पहलवानी के लिए बेटियों को परिवार वाले जाने दे रहे हैं। उसके बाद इन सब घटनाक्रम के बाद जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन ये जो चूल्हा चौका करने वाली महिलाएं, खेतों में काम करने वाली आम महिलाएं, मेहनतकश महिलाएं, अपने दम पर, अपने बाहुबल पर, असली तो बाहुबली ये हैं, अपने बाहुबल पर अपनी जिंदगी चलाने वाली महिलाएं अब लठ लेकर मैदान में आ गई हैं कि जरा हम दो हाथ कर लेंगे। देखिए ये क्या कह रही हैं। जी आपका नाम है? कमलेश। अच्छा, आप लोगों ने आज यहाँ ये प्रदर्शन किस लिए किया है? यह जिनसी लड़की खेलने के लिए गई थी उनके लिए कराया। अच्छा, जो हमारी बेटी जंतर मंतर पर बैठी थी। जंतर मंतर पर बैठे उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनके लिए अन्याय दुआएंगे, और अन्याय नहीं मिलेगा तो ये हथियार भी उठाए रखेंगे। ये हमारा हथियार है। राजनीतिक दल भी धीरे धीरे लगातार बीच बीच में गाहे बगाहे आते रहे इन महिला पहलवानों के समर्थन में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च निकाला और समर्थन एक तरीके से आंदोलनात्मक तेवर, चूँकि ममता बनर्जी आंदोलन के लिए जानी जाती हैं, उनकी वो आंदोलन से उपजी नेता हैं, उन्होंने समर्थन किया है। इसी तरीके से जो एक भाजपा की सांसद हैं प्रीतम मुंडे, उन्होंने भी इन महिलाओं के साथ खड़े होने के लिए हुंकार भरी है, दावा किया है, वो खड़ी हुई हैं। इस तरीके से दो महिलाएं, जो महिला नेता हैं इस देश में, ममता बनर्जी और प्रीतम मुंडे, ये सामने आई हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग, अगर ये इनकी मांग वाजिब है, अगर वास्तव में इनके साथ अन्याय हुआ तो लोग आएंगे, और अब इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तर्क वितर्क अब हो चुके। अब कम से कम कुछ कार्रवाई दिखनी चाहिए। एक तस्वीर
आज पूरे दिन ये रही, पूरा घटनाक्रम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में ये चलता रहा। और राष्ट्रीय जो मीडिया है, मुख्यधारा का मीडिया है, लोग कहेंगे कि आप अपने कार्यक्रम में राष्ट्रीय मुख्यधारा के मीडिया का जिक्र जरूर करते हैं। मैं मजबूर हो जाता हूं ऐसा करने के लिए। मुख्यधारा के मीडिया में आज जो प्रमुख खबरें थीं वो राहुल गांधी प्रमुख खबर बने हुए थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिया और विदेश में वो भारत की बड़ी बदनामी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। जहां प्रधानमंत्री जी का इतना सम्मान है, लोग उनके पैर छू रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, राहुल गांधी उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक मुद्दा या राष्ट्रीय मीडिया पर पूरी तरीके से ये छाया रहा और इस पर डिबेट दर डिबेट होती रही। ब्रजभूषण शरण खापों के चौधरियों की पंचायत, महिलाओं का प्रदर्शन, इस पूरे मसले को एक तरीके से उतनी तवज्जो राष्ट्रीय मीडिया में दी नहीं गई है। और एक और खबर आई कि भाई जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा हो गया है और महंगाई दर भी काफ़ी काबू में है। दुनिया में बहुत महंगाई, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी काबू है। ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय मीडिया में उठाई गई। दोनों तस्वीरें जरा दिखा दी जाएं, फिर मैं मंथन को शुरू करूंगा मेहमानों के साथ में। That the world is too big, too complicated. ने ये बयान देकर प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाकर देश का अपमान किया है। भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अमेरिका में जाकर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ देश का सम्मान की एक राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के चरण छूकर आशीर्वाद ले रहा है, दूसरा राष्ट्राध्यक्ष उन्हें बॉस कह रहा है। ये दो तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर जीडीपी ग्रोथ रेट की है, उसको भी जरा दिखा दिया जाए। वो तस्वीर भी मार्च की जो तिमाही है उसमें 6.1% ग्रोथ रेट आया है और आर्थिक वृद्धि दर जो भारत की रही 7.2% रही है। जीडीपी की ग्रोथ रेट दिसंबर की तिमाही में 4.5% रही थी और कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि काफ़ी दर्ज की गई। इसी तरीके से महंगाई भी काफ़ी कम होने का दावा किया गया और आंकड़ों के जरिए आम आदमी को कितनी महंगाई में राहत मिली है आम आदमी ही बताएगा और बता सकता है। मंथन की शुरुआत करते हैं और मेहमानों का परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के नेता अजय भारद्वाज हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। भारद्वाज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संजय दौरालिया जी किसान नेता हैं, वो भी मेरठ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत संजय जी आपका भी। चौधरी कंवरपाल सिंह खाप पंचायत के चौधरी हैं, शामली से जुड़े हैं, चौधरी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बिलाल सब्जवारी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बिलाल भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। विमला देवी हमारे साथ महिला खाप पंचायत की से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी जुड़े हैं, विमला जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और हमने एक अर्थशास्त्री मनोज अग्रवाल जी को भी आमंत्रित किया है, चूँकि विषय जो हमारा है वो थोड़ा सा दो खबरों के बीच में जो अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इसको लेकर भी हमने थोड़ा सा जिक्र अगर किया है तो एक अर्थशास्त्री होना जरूरी है। मैं सीधे जो इस कार्यक्रम की शुरुआत विमला देवी जी से करना चाहूँगा। विमला जी, महिलाएं भी अब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में लठ लेकर निकल पड़ी हैं अपनी बेटियों की सुरक्षा, रक्षा और उनको न्याय दिलाने के लिए। ऐसी कौन सी स्थितियां, परिस्थितियां बन गई कि आप लोगों को भी लाठियां लेकर या पंचायतें करके आंदोलन में उतरना पड़ा? क्योंकि अभी हमने देखा कि देश की पहली महिला आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल भी उठाया एक झारखंड हाईकोर्ट के एक भवन के लोकार्पण के वक्त, जब उस समय सीजेआई और तमाम जो कानून मंत्री और तमाम प्रमुख लोग मंच पर मौजूद थे, तो उन्होंने सवाल उठाया कि भाई न्याय की जो व्यवस्था है, बहुत सारे लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता। जब इस सवाल के साथ में वो कौन सी स्थितियां, परिस्थितियां हैं जो महिलाओं को भी निकलना पड़ा इन बेटियों के लिए? विमला जी, जो हमारे देश की बेटियां, वो हमारी बेटियां हैं, वो मेडल जीत के आई है विदेश में और अपने देश का नाम रोशन करे। उनको न्याय नहीं मिल रहा, अन्याय मिल रहा है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो ये ब्रजभूषण है, ये अत्याचार कर रहा है, इतने इस पर केस है, ये जेल में भी गया है, ये न्याय कर रहा है, मोदी का गुंडा है, तो इस पर भी कोई कानून कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए।
जो हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो हमें ऐसे ही करते रहेंगे, हमारे हथियार ऐसे उठे रहेंगे। महिला हमको न्याय चाहिए अपनी बेटियों के लिए। विमला जी, महिला जो महिला खाप हैं, उनकी क्या रणनीति है आगे, कैसे वो अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगी? क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा मसला है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो सिस्टम है, जो तंत्र है जिसे न्याय देना है बेटियों को, वो हठी हो गया है, हट करके बैठा हुआ है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग। वो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, इतना हम ऐसे ही हथियार उठा के रहेंगे। ठीक बात है। मैं चौधरी कमरपाल सिंह के पास जाऊंगा। खाप पंचायत से हैं और शामली से जुड़े हैं। चौधरी साहब, आज जो मुजफ्फरनगर में खापों का एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई और ये कहा गया कि भाई अब न्याय चाहिए और 5 दिन का वक्त है अभी, और कल कुरुक्षेत्र में भी फाइनल लड़ाई का जो मोर्चा है वो तैयार हो जाएगा और फाइनल लड़ाई जो आर पार की उसकी रूपरेखा सामने आ जाएगी। कहाँ दिक्कत आप लोग महसूस कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए आप क्यों विवश हो रहे हैं, क्यों ऐसा आपको करना पड़ रहा है? चौधरी साहब, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पोस्को एक्ट और वैसे पहलवानों ने इस पर आरोप लगाए और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पहले तो दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करी थी। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई और ये एक सच को छुपाने के लिए 100 बात झूठ बोल रहा है, कुछ कह रहा है। और इसका भाजपा को मैं बताते हूँ, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी को, कि जैसे एक आलू की बोरी में एक आलू सड़ जाता है तो पूरी की पूरी बोरी को सड़ा देता है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये टाडा में भी बंद हुआ, ये माफिया भी है, ये गुंडा भी है, अब इतनी गुंडाई कर रहा है। और दुख इस बात का है कि ये हमारी महिला पहलवान, हमारी बेटियां इतने मेडल, इतनी उससे मेहनत से लाई और उनको 15 रुपए का ये मेडल बता रहा है। बड़े दुख की बात है। और सरकार 28 तारीख को पे कार्रवाई ना करके और सीधे के सीधे हमारे पहलवानों पे FIR दर्ज करके उन्हें घसीट करके ये अंदर कर रहे हैं, इनको लानत है। चौधरी साहब, आगे की रणनीति क्या? चौधरी साहब, वो तो अब बहुत पानी गंगा में बह चुका, बहुत कुछ हो चुका, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ है। अब आगे की रणनीति क्या है? कैसे न्याय दिलाएंगे? वो तो कह रहे हैं मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फांसी पर लटका दो। वो कह रहे हैं भाई ये सब हो हल्ला मचाने से, खापों की पंचायत करने से इससे कुछ नहीं होने वाला, गंगा में मेडल बहाने से कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है उसी पर मेरा कुछ बाल बाका होगा या नहीं होगा यह तय होने वाला है। ब्रजभूषण छाती ठोक कर इस बात को कह रहे हैं। चौधरी साहब, सरकार सुन नहीं रही है। मैं, आपका चैनल जो है बिल्कुल सीधी अच्छी खबरें दिखाता है। जब सरकार नहीं सुनेगी तो खाप पंचायत भी करेंगे, पूरे देश में धरने प्रदर्शन भी करेंगे। राष्ट्रपति जी को भी जो है एक बार हमारा प्रतिनिधिमंडल ये तय हुआ है और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे। और आप ये जब हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, हम क्या करें? हमें ये बताओ। हम धरना प्रदर्शन, हम इनके लिए हर तरह से जो कुछ हमें करना होगा हम इनके लिए मर मिटेंगे। हमारी आन शान, हमारी बहन बेटियां और पूरा मेडल देश के लिए लाने वाली, और एक इसने इस WFI में अपना बेटा, अपना दामाद सब उसने घसीट कर ये जो है बेइज्जती करता है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक बात है। मैं, हमारे साथ किसान नेता संजय दौरलिया भी जुड़े हैं। संजय जी, किसान, नौजवान सब एक साथ आए हैं इस आंदोलन में और एक बार फिर उसी तरीके का माहौल बनने लगा है जैसे किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों को करना पड़ा था। वो कौन से कारण, कौन सी मजबूरियां? सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए भाई। हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण की बात में दम हो, ये भी एक पहलू हो सकता है। संजय जी, संजय दौरलिया सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे नहीं लगता कि उन तक आवाज, संजय दौरलिया किसान नेता, मुझे लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय भारद्वाज, जो किसानों की ही राजनीति करते हैं, किसान मोर्चे से हैं, मेरठ से जुड़े हैं। अजय जी, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी हठधर्मी है
कि पास्को एक्ट का मुलजिम अगर हमारे आपके ऊपर अगर कोई धोखे से भी लिखा दे पास्को, तो ना आप मेरठ में बैठ पाएंगे ना मैं स्टूडियो में बैठकर भाषण दे पाऊंगा। अब तक पुलिस हम लोगों को अंदर कर चुकी होती, पूछताछ बहुत सारी बातें एक अलग बात होती, लेकिन ऐसा कौन से लाल लगे हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह में, या कोई ऐसा थोड़ी कि कहीं का पीठाधीश्वर, कहीं का मठाधीश्वर, कहीं का शंकराचार्य है वो, जो उन पर पूछताछ भी नहीं हो रही। कम से कम एक सामान्य प्रक्रिया होती, बुला के पूछताछ कर लो, कम से कम जांच कर लो, और अगर वो पाक साफ हैं तो कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई मंत्री, कोई दिल्ली पुलिस का अधिकारी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि सारे पहलवान झूठे हैं। क्यों उत्तर प्रदेश, देश और पूरे हरियाणा, पूरे दिल्ली आसपास अंतरिक्ष मचा हुआ है। संजय जी। नमस्ते जी। संजय जी नमस्कार, अपनी बात रखिए, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। देखो, बीजेपी सरकार 2017 से बनी थी, अब तक किसानों पे, युवाओं पे और इन पर अत्याचार करती आ रही। अब आगे खिलाड़ियों पे भी अत्याचार हो रहा है। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये मंत्री जो है सजा मिलनी चाहिए ना। तो मैं हेलो हाँ हेलो, हाँ संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा सवाल अजय भारद्वाज से था, किसान नेता जो हमारे साथ जुड़े हैं। अजय भारद्वाज जी। जी नमस्कार। आपकी आवाज अजय जी नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिए अजय जी। अजय जी फोन को अनम्यूट करिए कृपया। आवाज मुझे तो आ रही है। हाँ आप बोलिए अजय जी, बोलिए। मैं बोल रहा जी सर। अजय जी, अजय भारद्वाज, बीजेपी नेता जी। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। कैसे, सबसे पहले तो मैं के न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सही दिशा में मुद्दा उठाया है। देखिए, जहाँ सवाल ब्रजभूषण सिंह का है और देश की बेटियों खिलाड़ियों का, खिलाड़ी देश का गौरव होता है, और ये बेटी भी हमारी बेटियां हैं, देश का गौरव है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई महीने से विवाद पूरे देश देख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहा है, इस मामले में जो राजनीतिक तूल दिया जा रहा है और जो बार बार धरने प्रदर्शन सही दिशा से भटका गया राजनीतिकरण जो किया गया है पहलवानों के मुद्दे को लेकर, मैं वो बहुत निंदनीय भी है और बहुत दुखद भी है भाई साहब। देखिए, ब्रजभूषण अपराधी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, लेकिन सही दिशा में जांच होने तक विश्वास रखना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग निशाना तो कहीं और होता है, निशाना कहीं और लगा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को हर एंगल से कांग्रेस पार्टी घेरने की कोशिश करती है। पिछले जब से कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसकी है, कई राजनीतिक दल, कई संगठन कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, और जो पहलवानों के इर्द गिर्द लोग हैं वो भी मेरे ख्याल से कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, और इसके पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ है षड्यंत्र करने में। हमने माना कि 12 साल से वो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, 12 साल से उन्होंने क्यों नहीं आरोप लगाए यौन शोषण के, और यौन शोषण हुआ है तो सही दिशा में जांच होनी चाहिए। हम भी कहेंगे अगर दोषी है तो जेल जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ठीक बात, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो ये सवाल मैं पूछूंगा बाकी लोगों से भी कि भाई अगर ब्रजभूषण दोषी है तो सजा मिलेगी, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो धैर्य कितना रखें। उस कितने दिनों से सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न्याय कब मिलेगा? यही बात तो राष्ट्रपति जी ने कही है कि भाई कोई सीमा है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, क्या सीमा है? तो न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, और न्याय जितनी जल्दी मिले उतना ही उसका इफेक्ट होता है। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे खाप पंचायत के चौधरी कंवरपाल सिंह के पास चलते हैं। चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय भारद्वाज कह रहे हैं कि 12 साल से आपने क्यों नहीं कहा, और आप लोग विपक्षी दल और खासतौर पर कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, अन्य लोगों के हाथों में खेल रहे हैं।
वो न्याय की बात कह रहे हैं कि भाई चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अच्छी बात है, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, गलत किया तो ये होना चाहिए, सैद्धांतिक बातें तो कर रहे हैं। अजय भारद्वाज बीजेपी किसान मोर्चे के नेता और मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप वक्त तो दो, जांच तो होने दो, और 12 साल से आज तक क्यों नहीं आरोप लगा? तो भाई इसका तो जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। आप विपक्ष के हाथों में क्यों खेलते हैं आप लोग? और आप लोग भी जो खापों के चौधरी बड़े सम्मानित होते हैं, आप लोग भी ऐसे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। चौधरी कमरपाल, देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि 12 साल से चोरी को आप आपको आसाराम जी पे सूरत की लड़कियों ने उस पर केस लगाया था, ठीक है, उस पर तो कार्रवाई हुई है। जो सच्चाई कह रही है, ये जनवरी में बैठी थी, इन्होंने बहका के जंतर मंतर से उठा दी, उसके बाद ये भरोसा दिया, तब कुछ नहीं हुआ तो दोबारा बैठना पड़ा। और जब पाप का घड़ा भरता है उसमें टाइम लगता है। बच्चे अपना कैरियर के भाई कभी हमें ओलंपिक में इस बार ना जा पाए इसलिए नहीं बोलते, और अब जब बोले हैं, जब से ये FIR भी दर्ज नहीं कर रहे थे इस एक आदमी को बचाने के लिए, जबकि इसके कैरेक्टर का सबको पता है, इसको कब तक ये बचाएंगे? तो जो इनके FIR हुई है, इनको जेल भेज दे और कानून सजा दे देगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने तो आप FIR दर्ज हुई है। आप भारद्वाज जी कह रहे इसमें कांग्रेस राजनीति हो रही है। अब बहन बेटियों के पहलवानों के लिए हम सब आगे नहीं आएंगे तो उसको नंगा नाच करने दे क्या? ये बताइए। ये ने तो कभी हिंदू मुस्लिम, कभी खालिस्तान, कभी ये कैसे करेंगे? अरे इसको ये यदि दोषी है तो इसको जेल भेजे और सजा दे। वही तो वो कह रहे हैं दोषी कहाँ है? ब्रजभूषण भी सीना ठोक कर वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर ही तो दोषी निर्दोष होगा। तो जब रिपोर्ट ही नहीं आई दिल्ली पुलिस का कि कोई आज तक कोई जांच रिपोर्ट आई नहीं, कार्रवाई उसमें हुई नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं इस मंच से कि न्यूज इस बात को कह रहा कि भाई अगर ब्रजभूषण शरण सिंह साफ सुथरा सज्जन आदमी है, महात्मा है, पीठाधीश्वर है, शंकराचार्य जैसा पवित्र है, तो आके दिल्ली पुलिस मंत्री नेता को इस बात को आके कह दे, बात खत्म। बाकी फिर बेटियां अपना तय करेंगी उन्हें क्या करना है। बिमला जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं कि भाई अब जो जांच कार्रवाई वो तो होने दीजिए, उससे पहले आप लोग विपक्ष के हाथों में खेलने लगे। जांच कार्रवाई होनी चाहिए, करड़ी से करड़ी होनी चाहिए, और बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। और बेटियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, अन्याय हम नहीं सहेंगे। जो बेटी है वो देश की बेटी है, वो हमारी बेटी है, सबकी बेटी है। तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? जो नारी शक्ति है वो क्या करेंगे? क्या आंदोलन का क्या रूप होगा आप लोगों का? हम रोड पे निकले आएंगे बेले के हथियार और पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, मैं आपसे अपील करता हूं हथियार वगैरह लेकर मत निकलिएगा, ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। नहीं, जो हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं बिलाल सब्जवारी साहब के पास जाऊंगा। बिलाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मिलना चाहिए। और ये ब्रजभूषण है, इसको डालो जेल में। जो सबके साथ अन्याय कर रहा है, इसके साथ कोई नहीं कर रहा, कोई अत्याचार इसके साथ। इसको देव करड़ी से करड़ी सजा। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। सजा मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए इस बात का। ठीक बात है। मैं बिलाल सब्जवारी के पास जाऊंगा। बिलाल भाई, ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है और ठीक उसी तरीके का दृश्य। बिमला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बिलाल भाई, ये उसी तरीके का दृश्य आपको दिखने लगा है, मुझे भी दिखने लगा है। जैसे किसान आंदोलन में पहले जब आंदोलनरत किसान थे तो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं कौन कौन तानी कहा गया। अब विपक्ष हाथों में वो आंदोलन भी खेल रहा था। बाद में किसानों ने जो अपना आंदोलन है उसको अंजाम तक पहुंचाया, और वही चेहरे वही लोग हैं इस आंदोलन में भी। ये एक तरीके से सामाजिक संगठनों और इस बार खापें जो हैं वो पहले इन्वॉल्व हो गई हैं। इस आंदोलन को किस तरफ जाते देखते हैं, और राष्ट्रपति का बयान जो हमने अपने कार्यक्रम की भूमिका में सुनाया था, उसके आलोक में पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं बिलाल भाई? देखिए दुर्गेंद्र जी, इस पूरे विषय के 3 डायमेंशन है। एक तो इसकी सामाजिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है इस पूरे सब्जेक्ट को, एक इसका राजनीतिक दृष्टिकोण है, और एक इसका न्यायिक दृष्टिकोण है।
अगर आप न्यायिक दृष्टिकोण की बात करें तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले इसके सामाजिक दृष्टिकोण और फिर इसके राजनीतिक दृष्टिकोण पे बात करें। सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से अगर आप इसको देखें तो इस देश के अंदर जो एक भाव पैदा हुआ है, महिला पहलवान जिस तरह से काफी समय तक जंतर मंतर पे बैठी, जिस तरह से उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से उनके साथ मिस हैंडलिंग की, वो एक गलत मैसेज देता है और बताता है कि किसी भी व्यक्ति के अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंड करना कि साहब इतने समय बाद क्यों इस विषय को उठाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं उठाया गया। बात पहले उठाए जाने की या बाद में उठाए जाने की नहीं है, बात न्याय की है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें कि सब इतने समय बाद आज पहलवानों को क्या जरूरत पड़ी, और तो अगर इसके पास में भी जा सकते हैं, एमजे अकबर जो इसी सरकार के अंदर राज्य फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे स्टेट, उनके कार्यकाल के अंदर जब वो जर्नलिस्ट थे तो अपने जर्नलिस्टिक कैरियर के अंदर उनके साथ जो महिलाओं के साथ उनका जो एक मामला सामने आया था, तो और उस संबंध में काफी समय बाद उस महिला ने उनके स्टाफ की ही जर्नलिस्ट ने जब उनपे एमजे अकबर को एज ए मिनिस्टर रहते हुए एफआईआर करवाई थी और सरकार को इसके संबंध में एक कॉल लेने की बात की, तो इसी सरकार ने एमजे अकबर को हटा दिया था स्टेट मिनिस्टर से। तो ये कहना कि आप पहले उठाया गया बाद में उठाया, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आप किसी की पीड़ा को कितनी गहराई से, कितनी संवेदनशीलता से देखते हैं। तो ये इसका सामाजिक पहलू है। अब इसका राजनीतिक पहलू पर आते हैं। देखिए, मौजूदा जो लोकसभा का चुनाव है बहुत करीब है, साथ ही साथ राज्य के चुनाव भी हमारे मुहाने पर खड़े हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह से परिवर्तित हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां पर जो एक बेचैनी पैदा हो रही है, और इस तरह भी इसको ही कहा जा सकता है कि जब पानी का बहाव तेज होता है और वो तो उसे कमजोर बांधे गए बांध रोक नहीं पाते। तो राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। खाप पंचायतों ने इस पर अपनी एक पॉलिटिकल कॉल ले ली है। खाप पंचायतों का जो परिवेश होता है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है। यही वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है जो किसानों को इस विषय पे कनेक्ट करती है, क्योंकि जो पहलवान होते हैं वो अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। वो किसानों की बहनों और उनका एक गौरव होते हैं। साथ ही साथ जब वो इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं तो ये एक राजनीतिक आंदोलन में बदल सकता है, क्योंकि पिछले समय भी अगर आप देखें तो इन्हीं किसानों ने कृषि के 3 बिलों पर बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लगभग 1 साल तक वो खींचा था और सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दी। 14 महीने आंदोलन चला जी। तो ये पृष्ठभूमि कहीं उसी मोड़ पे आके ना खड़ी हो जाए कि ये खाप पंचायतें उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण परिवेश है और जहां वो पहलवानों के द्वारा जो राष्ट्र के प्रति जो एक ख्याति अर्जित की गई है अपने सैक्रिफाइस करके, जिसको इन्हें टके जैसे मेडल की संज्ञा दे दी। दरअसल ये मेडल टके की संज्ञा से नहीं नवाजे जाते, ये राष्ट्र का गौरव होते हैं, ये प्रतीक होते हैं। और इन प्रतीकों का अपमान मेरा ख्याल है राष्ट्र भावना का अपमान है। तो मैं इस चीज को बहुत ही स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि सरकार को उस कमजोर बांध को बचाने की बजाय उस तीव्रता को देखना चाहिए, उस राजनीतिक बवंडर को देखना चाहिए जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रजभूषण के माध्यम से जो सरकार कमजोर बांध बांधने की कोशिश करी वो टूट ना जाए। ठीक बात है बिलाल भाई। मैं एक छोटा सा 10 सेकंड का एक रिएक्शन अजय भारद्वाज से लूंगा। किसान नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बिलाल भाई ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये राष्ट्र का मसला है और ये मेडल पूरे मतलब अब तक के 125 साल के इतिहास में ओलंपिक के केवल 21 मेडल भारत आए हैं और उसमें ये 2 मेडलिस्ट हैं, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। और बजरंग पूनिया तो ऐसे अनोखे मेडलिस्ट हैं कि भारत के वो पहले हैं, भूतो न भविष्यतो। चारों गेम्स होते हैं ओलंपिक समेत, उनमें इकलौते मेडलधारी हैं। इनकी कीमत ये है।
अभी कल एक पत्रकार ने एक ट्वीट किया था, उसमें यह था कि भाई इतने राष्ट्रपति बदले, इतने प्रधानमंत्री बदले, इतने सांसद बदले, लेकिन मेडल केवल 21 ही हैं ओलंपिक के। अब उन मेडल को 2% का कहने वाला, इन पहलवानों पर ओछी ओछी बातें करने वाले लोग, चाहे वो दिल्ली के पूर्व कमिश्नर हों, पुलिस के चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हों, ये क्यों नहीं आप लोगों के राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं? बात बात पे आप लोग राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र प्रेम जो झंडा उठा लेते हैं, ये इसमें क्यों नहीं झंडा उठा रहे हैं आप लोग? क्या ये सारे पहलवान राष्ट्रद्रोही हैं? क्या ये किसान राष्ट्रद्रोही हैं? क्या नौजवान राष्ट्रद्रोही हैं? क्या खाप वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं क्या? देखिए भाई साहब, बात ये नहीं है, 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो बहुत लोगों के पेट में दर्द है, गरीब का बेटा कैसे इस कुर्सी पे बैठ गया। चाहे उन्हें तो विरोध करना, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, मतलब चाहे 3 तलाक वाला मामला हो, चाहे किसानों के पक्ष में बिल लाए गए हो, उसके आंदोलन के मतलब देश में भावना भड़काने का काम किया है। और इस तरीके से हम करें, पहलवान हमारे हैं, हमारे देश का गौरव है, राष्ट्र का गौरव है। बजरंग पुनिया ने बहुत अच्छा मेडल लाकर देश का नाम किया है, साक्षी मलिक ने बहुत अच्छा नाम किया है। आपके किसी नेता के मुंह से ये नहीं एक शब्द नहीं फूटा कि इनके 2% का मेडल करने वाला राष्ट्रद्रोह कर रहा है। इनकी जो राष्ट्र के प्रति जो सेवाएं हैं उनको 2% की बताने वाला क्या राष्ट्र प्रेमी हो सकता है क्या? आप लोगों किसी नेता के मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटा है। और जो आपने कहा कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, तो ये कौन से अंबानी, अडानी और टाटा बिरला की बेटियां हैं? मैं भाई साहब ये कह रहा हूं कि राष्ट्र प्रेमी है, खिलाड़ी, गौरव है देश का। साक्षी मलिक ने देश का नाम ऊंचा किया है, बजरंग पुनिया ने नाम ऊंचा किया है। लेकिन मैं कहूंगा एक ही परिवार के लोग सारे खेल पे कब्जा नहीं कर सकते, देश बहुत बड़ा है। अच्छा, मतलब बजरंग पुनिया ये लोग कब्जा नहीं कर रहे, ब्रजभूषण शरण का पूरा खानदान कुश्ती संघ में उसको कब्जा कराएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका दामाद भी उसी में रहेगा, उसका बेटा भी रहेगा, वो भी रहेगा, और वो उनके परिवार को कब्जा कराएंगे। जो बीजेपी में है वो परिवारवाद नहीं है, और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और फोगाट ये सब ये परिवारवादी हो गए। मैं पहले से कह रहा हूं कांग्रेस इसके पीछे है पूरी तरह। आप लोगों को लग रहा है कांग्रेस का अब कहीं ना कहीं ख्वाबों में कांग्रेस आने लगी आप लोगों को। मोदी जी को किसी तरह से देश से हटाना है। ठीक बात है, ये कुछ भी करने को तैयार है। ठीक बात, जाति में बांटना चाहते हैं, खापों में बांटना चाहते हैं। क्या खाप से देश चल जाएगा? अब इतना बड़ा देश हो चुका, अब खाप का जब छोटा देश था, कम जनसंख्या थी, खाप फैसला कर लेती थी, अब खाप से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आप खापों के वजूद को मान नहीं रहे। मैं बिमला जी से पूछूंगा, वो कह रहे हैं खाप आपसे कुछ चलने वाला नहीं। बिमला जी, आप लोग कुछ भी करने होने वाला नहीं, अब खापों से देश नहीं चलेगा। बिमला जी, अजय जी रुकिए, अजय जी आपको रोक रहा हूं, अब बिमला जी को बोलने दीजिए। बिमला जी वो कह रहे हैं कि खापों से देश नहीं चलेगा। बिमला जी, हाँ जी, वो कह रहे हैं खापों से देश नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं आंदोलन से आप लोगों के। क्यों नहीं है? चलेगा क्यों नहीं? आंदोलन ऐसे चलेगा, आंदोलन चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? और ये ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम का जो विषय है उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं। मनोज अग्रवाल लगभग 1.25 घंटे से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज भाई, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। आज जो अर्थ को लेकर 2 बड़ी खबरें हुई और राष्ट्रीय मीडिया में पूरी तरह से चमक रही हैं, बिल्कुल हीरे की तरह ये खबरें। ऐसा लग रहा है कि हमारी आपके जेब में बहुत सारा पैसा आ गया है और बिल्कुल अचानक सब कुछ सस्ता हो गया है। अगर बाहर हम स्टूडियो से निकलेंगे तो मुझे लगता है मेरे घर में सब्जी, तेल, दाल, चावल सब पहुंच चुका होगा बहुत सस्ती दर पर। इसे कैसे देखते हैं आप, मनोज अग्रवाल? आपने भूमिका जो है बड़ा मनोरंजक और दिलचस्प कर दिया कि ऐसा नहीं होता, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसके दूसरे परिणाम होते हैं। हमारे जेब में पैसा आ गया ये मतलब नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और जिस प्रकार की वैश्विक अर्थव्यवस्था है, और विश्व में आप अमेरिका देख रहे हैं कि वो अपने कर्जे नहीं पूरे कर पा रहा है। कर्जा बढ़ाने के लिए उनकी यहाँ मार चल रही है कि जिससे वो सैलरी दे सके, वेतन दे सके। और इसी प्रकार से यूरोप की अर्थव्यवस्था आप देखते हैं तो इंग्लैंड देखते हैं, जर्मनी देखते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में पतन हो रहा है, यानी कि निगेटिव भाग रहा है। तो ऐसे में भारत को लेकर के जो 2022-23 में तमाम फोरकास्ट किए गए थे कि 7% रहेगा, फिर घटाते घटाते 6.5 तक ले आए थे। तो तब भी हम लोगों ने बहुत जगह चर्चा की थी और उसमें था 7% के ऊपर रहना है। तो जब अब बात निकल करके आ रही है 7.2% रहना है,
तो इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था एक सही दिशा में चल रही है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और चीन को ये काफी पीछे इस साल वृद्धि दर के रूप में छोड़ चुका है। दूसरी तरफ यदि हम महंगाई के रूप में देखते हैं तो यूं तो महंगाई एक हमेशा चर्चा का पॉलिटिकल इशू रहता है, लेकिन मैं पॉलिटिकल उस पर न जा करके यदि हम देखते हैं तो अब महंगाई 6% से कम में आ चुकी है। जो हमारा टारगेटिंग होता है 4 से 6% का और ये रहता है, तो 6% के अंदर इसको लाया जा चुका है, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ कर राजस्व बढ़ रहे हैं, तमाम और बढ़ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले का भी आपने देखा है, वो कह रहा है कि भारत पिछले 10 वर्षों में तेजी से बदला है, तो उसका परिणाम है, चाहे संस्थागत रूप में देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं तो, या किसी अन्य सुविधाओं के रूप में देखते हैं, जिस प्रकार के से वाटरवेज आजकल चल रहे हैं विद इन कंट्री, यानी कि नदियों में चल रहे हैं, पहले 10 वर्ष पहले नहीं चला। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शो करती है भारतीय अर्थव्यवस्था एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और ये समावेशी अर्थव्यवस्था के तहत हो रहा है। उसकी वजह क्या है समावेशी? आप देखते हैं तो जैसे उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था, तो उत्तर प्रदेश में आज देखते हैं कि सर्वाधिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का आप देखें तो, बिजली का देखें तो, इस प्रकार से सर्वाधिक सुविधाओं से अब जो है आच्छादित राज्य बन चुका है। इसी प्रकार से देखते हैं तो हर गांव में बिजली, हर गांव में इन हाउस टॉयलेट आप देखते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से आच्छादित है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको आगे ले जाती हुई नजर आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है इतने से। हाँ, इससे एक मनोबल बढ़ता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि अब भारत की अर्थव्यवस्था को आप बहुत समय तक स्लो नहीं रख सकते। जो हमने अब तक किया स्लो भी नहीं होना चाहिए और सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। कभी सोचा था, हम लोग यहाँ पर बैठ करके बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड की हम लोग कभी चर्चा नहीं किया करते थे तो ये था कि वहां मास लेवल पर लोगों का पलायन होगा, बड़े स्तर पर पलायन होगा, वहां पानी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आज अगर हम देखते हैं तो बुंदेलखंड में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट आ रहा है। किसमें? आप देखते हैं ग्रीन एनर्जी में, सोलर एनर्जी में आ रहा है। आप देखते हैं डिफेंस कॉरिडोर का हब बनता चला, रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च लैबोरेटरीज का हब बनता जा रहा है, टूरिज्म का हब बनता चला जा रहा है। तो अगर हम चाहे, इच्छा शक्ति हो, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, और ये दर्शाता है। और जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, हमने कहा नहीं कि अभी सब चीज पूरी हो गई, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि हम सही चलते हैं, जैसे बच्चा अगर मान लीजिए 5वीं में तेज बढ़ रहा है, हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर से आता है, तो माँ बाप को ये लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे की उम्मीद बढ़ रही है, आगे तेजी से बढ़ेगा। मतलब 10वीं पास कर लिया इसका मतलब नहीं सब कुछ हासिल कर लिया। मनोज जी एक सप्लीमेंट्री सवाल छोटा सा इसमें जोड़ रहा हूँ, माफी के साथ में आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि जो महंगाई दर हमारी अब काबू में है, 4 से 6 के रेंज में अब आ गई है, अंदर काबू में आ गई है। इसके परिणाम हमारे आपके ऊपर कब तक आने की उम्मीद है? जैसे बहुत सारी चीज़ें, बड़ी प्राइस हाइक हो गई थी, बड़ी दिक्कतें हो गई थी, इसके परिणाम इफेक्ट 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर कब तक आने की उम्मीद है? परिणाम तो आ ही रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखिए कांस्टेंट है, प्राइसेस कांस्टेंट है। इसी प्रकार से यदि खाद्य तेलों के भी दाम देखें तो घटते, खाद्य पदार्थों की यदि हम बात करते हैं केवल, तो ये भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हम विकास दर को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि यदि तेज इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति, महंगाई होगी, तो विकास दर के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। दूसरा, यदि हम देखते हैं कि जो हमारा बजट घाटा था, जो हमारी सीमा थी 6.4% की, हम उसके अंदर ही हैं 22-23 में, उसको भी नहीं क्रॉस किया है। और यही कारण है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश है, वो चाहे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हो या किसी भी योजना में भारत सरकार या भारत का कोई राज्य डिफॉल्ट नहीं किया है। आप देखिए तो चाहे प्रधानमंत्री का कृषि सम्मान निधि हो या इसी प्रकार से चाहे कोई और योजना हो, कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि एक पोषणीय विकास के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि जिन परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को कहते तूफान से निकाल कर लाया गया है, तो वो एक अलग तरह की परिस्थिति थी। वहीं पर आप देखिए अमेरिका, यूरोप, वो धराशायी होते हुए आ रहे हैं। और आप देखिए
चीन जो सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था, आज चीन अपने कई यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन आप देखिए चीन भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और चीन ने भी भारत की तारीफ की है। पहली दफा खुल करके उसने कल अपने ग्लोबल टाइम्स में तारीफ की है कि भारत अब एक नए परिवेश में अपने को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि वो प्रतिद्वंदिता स्वीकार कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं एक छोटा सा कमेंट किसान नेता से लेना चाहूँगा। संजय दौरालिया जुड़े हैं। संजय जी, अभी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा जा रहा है, किसान सम्मान निधि आप लोगों को मिल रही है, किसानों का उत्थान हो रहा है, नौजवानों का उत्थान हो रहा है, तमाम लोगों का उत्थान हो रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। चीन और तमाम जगह बहुत हालत खराब है, दुनिया बहुत दिक्कत में है। आप लोग ग्रास रूट लेवल पर हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? 2014 से फिर कोई कॉम दे हुए हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आप बोलिए, बोलिए, किसी की आवाज बीच में क्लैश कर रही है, आप बोलिए संजय जी, बोलिए। 2014 से अब तक महंगाई बढ़ रही है बराबर, किसानों पर और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, अब खिलाड़ियों पर अत्याचार चालू हो गया। ये अत्याचार कदर चलेगा। अब मैं अजय भारद्वाज जी से पूछना चाहता हूँ कि वे बड़ाई कर रहे थे प्रधानमंत्री नुकरेंगे 60 साल पहले भी तो सरकार थी, 60 साल से पहले भी तो सरकार चल रही थी, पहले भी तो किसान थे, पहले भी तो पंचायत थी, सब चीज पहले भी थी। अब क्या है इसमें? अब किसान को मानना जा रहा है एक राजनीति। किसान राजनीति कहाँ है? किसान तो अपना खेतों में काम करता है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और आगे बढ़ा रहा है, और उन बच्चों पर जो खिलाड़ी, यही बात तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगे बेटियां। कहाँ कहते हैं कि नहीं आप लोगों का उत्थान होगा? किसान सम्मान निधि भी आपको भेज रहे हैं। वो सब झूठ है। वो झूठ नो है कि अब देख लो 40 दिन से दिल्ली में पहलवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, हमारे ये खिलाड़ी बैठे हैं, इनको कोई इंसाफ देने को तैयार नहीं है। एक मंत्री, आप लोग राजनीतिक हाथों में खेलते रहते हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, आप लोग पॉलिटिकल लोग हाथ में खेल जाते हैं, सीधे साधे किसान हैं। अजय भारद्वाज 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर फाइनल कमेंट के लिए मैं बिलाल सब्जवारी साहब के पास जाऊंगा। सर, ये मंत्री है 40 दिन से। हेलो। हाँ संजय जी, आपकी बात आ गई, मैं अजय भारद्वाज के पास जाऊंगा। अजय जी 10 सेकंड का कमेंट। अजय भारद्वाज की बात है जी। अजय भारद्वाज कह रहे हैं प्रधानमंत्री बहुत काम कर रहे हैं, किसानों पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं करे, मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ। अजय भारद्वाज जी बोलिए, 10 सेकंड का जवाब दीजिए। अनम्यूट करिए अजय भारद्वाज जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। अब आ रही आवाज भाई साहब? हाँ बोलिए, 10 सेकंड आ रही आवाज? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर साथ चल रहे हैं। 9 वर्ष बेमिसाल उनके हुए हैं, 9 वर्ष बेमिसाल उन्होंने काम किया है। आप देख लीजिए कितना देश में काम हो रहा है, ये कहीं छुपा नहीं है। अभी जो अग्रवाल साहब ने बताया, ये बिल्कुल स्पष्टीकरण इन्होंने कर दिया। ये बात मुझे कहनी थी, अग्रवाल साहब ने कह दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन देश की बेटी जो है खिलाड़ी, मैं उस पर यही कहूंगा कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय कब दिलाओगे? आज के न्यूज के मंच पर कहकर जाओ भैया अजय जी कि इनको न्याय कब दिलाओगे? बिना जांच के किसी को गलत होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिना जांच। अच्छा, आपके मेरठ में कोई मुकदमा लिखा जाता तो इतनी लंबी जांच करते हो क्या? आपकी पुलिस क्या इतनी लंबी जांच करती है क्या कि उठाकर 2 डंडे मार के अंदर कर देती? देखिए, विश्वास रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत जांच करा दो। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा इस विषय पर। कहना चाहिए उनको, देश के प्रधानमंत्री हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री बहुत देश दूरदर्शी सोचते हैं, उन्हें घसीटना इस मामले में। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट के लिए बिलाल भाई के पास जा रहा हूं। बिलाल भाई फाइनल कमेंट, फिर कार्यक्रम खत्म करूंगा। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिस चतुराई से काम करना चाहिए था, ब्रजभूषण के एक व्यक्ति के लिए उन्होंने पूरे ग्रामीण परिवेश के किसानों से एक राजनीतिक रंजिश मोल ले ली है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि एक ग्लोबल वर्ल्ड है जहां भारत की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे निर्भर करती है, यूरोप पे निर्भर करती है, अमेरिका पे निर्भर करती है। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दबाव है, तो भारत की अर्थव्यवस्था किस अनुपात में प्रोस्पेक्टिव नजर आती है? नंबर 1 क्वेश्चन मैं जो उठाना चाहता हूं। नंबर 2 कि आप महंगाई के कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं,
तो जो रिटेल प्राइस है किसी भी कमोडिटी का, वो अभी नियंत्रण में नहीं आया, और जो थोक प्राइस है उसे किसी सीमा तक रखने की कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर जो दो इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम है, जीएसटी और पेट्रोल। जीएसटी के माध्यम से सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 1,93,000 करोड़ का जीएसटी पर मंथ वसूला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पेट्रोल प्राइस की बात करते हैं तो उससे रेवेन्यू जरूर गेन हो रहा है, लेकिन उसका दबाव अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा आता है और जो कमोडिटीज हैं वो महंगी होती हैं। साथ ही साथ अगर राज्यों की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश पे आप देख लीजिए 3-4 और 5 लाख करोड़ का कर्जा है। आप मध्य प्रदेश पे देख लीजिए 3-4 लाख करोड़ का कर्जा है। आप झारखंड पे देख लीजिए किसी पे 5 लाख करोड़, किसी पे 6 लाख करोड़, किसी पे 3.5 लाख करोड़। कंप्लीट करिए। तो ये कहना कि हरे सब्ज बाग दिखाना, ये बहुत जल्दबाजी होगा। अभी अर्थव्यवस्था उतनी पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से ट्रैक पे नहीं आई है। हाँ, आप सरकार को ऑब्लाइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल सब्जवारी जी, अजय भारद्वाज जी, संजय दौरलिया जी, चौधरी कमरपाल सिंह, मनोज अग्रवाल जी और शास्त्री हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद बिमला यादव जी का, जो महिला खाप की नुमाइंदगी हमारे इस कार्यक्रम में कर रही थी। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन में यही सार निकला कि वास्तव में हम जिम्मेदार मीडिया हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन मुद्दा देश हित में है, कौन मुद्दा हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको उठाता है। ठीक है, सरकारों की प्रशंसा, अच्छा काम वो करें तो ज़रूर करनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन सरकारों को रास्ता दिखाना भी हमारा ही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कर्ता रामा यूनिवर्सिटी, मंधना, कानपुर। वी मेक चैंपियंस।